चलो तो सर शुरुआत करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका कुछ मतलब जो प्रॉपर्टी हो गया उसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट बात होगा सब हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच द मटेरियल अपोजेस द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जिससे क्या होता है कि यह वो मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। यह क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है। ठीक, बात समझ में आई। और उसके बाद क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो अपने कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का, अपोज करने का कोशिश कर रहा होगा जो एलिमेंट, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। बात समझिए। या उसको दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर इन द ओम्स लॉ इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब अपीयर होता है ओम्स लॉ में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, V इक्वल टू IR होता है जिसमें R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, उसी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं ओम्स लॉ का, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बात समझ में आई। तो क्या मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है समझ में आया। तो यह क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का अपोजिंग नेचर का, जो मतलब कोई भी मटेरियल जो करंट के मूवमेंट को या मोशन को, फ्लो को अपोज करे, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, बात समझ में आए। और हर मटेरियल के लिए अलग रेजिस्टेंस होगा, हर मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, सबका वैरी करता रहता है। ठीक, उसके बाद यह क्या है, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात में रेजिस्टेंस क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात, इट SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम। इसका जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है या ओम उसको बोल सकते हैं। बात समझ में, इसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर या उसको ओम्स बोल सकते हैं, ओम। ठीक, जिसको ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसको लिखने का टाइम देंगे, हम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई। ईजी वे में हम लोग सब चीज़ को डील करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट्स डायमेंशन इज, इसका जो डायमेंशन होता है m L⁻², T⁻⁻3, I⁻⁻2 होगा। बात समझ में आई। यह क्या, इसका क्या होगा, रजिस्टर और डायमेंशन क्या होगा, m L² T⁻⁻3 Y⁻⁻, इसका डेंसिटी होगा। तो ये रहा पूरा रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब पूरा नहीं, अभी बहुत चीज़ इसमें बताना बाकी है। तो यह रहा कुछ रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, और उसका 1-2 पॉइंट उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझें, उसका 1-2 पॉइंट हम लोग ये दिया हुआ है वो जानते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लिखिए, नोट कीजिए। आप लोग अब इसको लिखिए, नोट कीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको लिखें। लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिख के आना होगा, तो आपको लिखना ज़रूरी है। तो लिख लीजिए। चलिए, तो आप सब लिख चुके होंगे अब, या आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको अब मिटाने वाले हैं। बात समझ में, हम इसको अब मिटाने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को, रेजिस्टेंस के ही टॉपिक में कुछ हम लोग का पॉइंट जो बाकी रह गया था उसको हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन सा वो पॉइंट है, ध्यान से देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ V एंड I, इट्स डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द नेचर एंड टेम्परेचर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मटेरियल। कह क्या रहा है, V इक्वल जो IR है, V इक्वल टू IR है। तो मान लीजिए करंट के लिए क्या हो गया, ठीक, करंट के लिए क्या हो गया, आपको V/R हो गया। तो यह जो ये रेजिस्टेंस R है, ठीक, या रेजिस्टेंस ये R है, यह V और I से इंडिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। जब आपका करंट का और V पोटेंशियल का जो भी वैल्यू रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। और रेजिस्टेंस बोलेगा, हमको उससे मतलब नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। आप लोग
जाए, बाहर जाए, हमको मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है क्या कि यह किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल का कैसा नेचर है, उस मटेरियल का क्या टेम्परेचर है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, हम उस पर डिपेंड करेंगे, हम वी और आई पे डिपेंड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? सिंपल सी बात थी, ईजी बात है। द कंडक्टर ऑफ डिजाइबल रेजिस्टेंस इज नोन एज द रजिस्टर। तो अब बात करते हैं कि रजिस्टर किसको कहते हैं। तो कोई भी कंडक्टर जो कि डिजायरेबल मतलब आपके अनुसार, आपके ही डिजायर, आप जितना चाहते हैं उतना ही लेंथ का, उतना ही चीज़, उतना ही साइज का, उस सब चीज़ उसी के हिसाब से हो, उसी को क्या कहते हैं, हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक। ऐसा कंडक्टर जो कि मेरे डिजायर, मेरे सुविधा अनुसार, मेरे इच्छा अनुसार उसको बनाया गया, उसको सब चीज़ किया गया हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, ठीक। द कंडक्टर ऑफ डिजायरेबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टर। रेजिस्टेंस तो बहुत सारा मटेरियल का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम जितना चाहते हैं उतना ही रेजिस्टेंस हो, उसी को रजिस्टर बोलते हैं। हम चाहते हैं कि 10 ओम का हो रेजिस्टेंस, तो 10 ओम का ही रहेगा। 5 ओम का चाहेंगे तो 5 ओम का, 2 ओम का चाहेंगे तो 2 ही ओम का रहेगा, उसी को हम लोग चाहते हैं। बात समझे? उतना ही जो डिजायरेबल, हम जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही का रेजिस्टेंस हो, उसी को रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, दी रजिस्टर इज डिनोटेड इन द सर्किट बाय द सिंबल ऑफ, इसके ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये वाला, इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर को डिनोट करते हैं, ठीक। जो सर्किट जितना भी होता है उसमें रेजिस्टेंस दिया रहता है, लेकिन वो क्या होता है, क्या है, वो रजिस्टर होता है, क्योंकि वो मेरे डिजायरेबल रेजिस्टेंस है। हम जितना चाहते हैं उतना ही रेजिस्टेंस हम उसको माने हैं, उतना ही उसको लिए है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिए। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका जितना चिट्ठा के जितना मतलब जो भी बात था रेजिस्टेंस के बारे में था, जो भी कहानी था रेजिस्टेंस के बारे में था। तो रेजिस्टेंस टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस लॉ। रेजिस्टेंस का जो लॉ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी पे आते हैं, ठीक। तो तब तक आप लोग इसको लिखिए। चलिए लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस लॉ के बारे में, ठीक। रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं, वो क्या होता क्या है, उसके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट, उसका ऐसा यूनिट, डायमेंशन, सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग उसका जो लॉ होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि रेजिस्टेंस है क्या करता है, जो वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। पोटेंशियल और आई करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड करता है वह क्या चीज़ पे, तो उसके गिवन स्ट्रक्चर पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल के साइज और शेप पे। तो जैसा कि हम उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब होता है लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा, उसका क्या लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसका कितना लेंथ है। बात समझ आई? उसके बाद उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। तो इसका रेजिस्टेंस का एरिया कितना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनेगा जिससे, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ये किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली, और इसको अगर दोनों को हम मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। और उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि ये आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल। लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ द गिवन मटेरियल। ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन मटेरियल। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक बीच में कांस्टेंट लाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं, जिसको हम लोग रो से जानते हैं, ठीक। जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, रो,
बात समझे, इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। ये रो क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस के फार्मूला में आता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। यह क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रेजिस्टेंस लॉ साफ साफ क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एक इक्वेशन आएगा। उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग रो लगाएंगे। उसके बाद ये सारा चिट्ठा कहा हम लोग को समझ में दिखाई देगा और ये समझ में आएगा और यही होगा। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस लॉ कहते हैं। यही हमारा रेजिस्टेंस लॉ हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिख लिए आप लोग, इसको इस चीज़ को लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझे, ये हमारा रेजिस्टेंस लॉ हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए रेजिस्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए रेजिस्टिविटी। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टिविटी कहते किसको है, रेजिस्टिविटी होता क्या है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बात समझ में आई। तब तक के लिए इसको छापिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजिस्टिविटी कहता है किसको है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी का मतलब जो फार्मूला होने के साथ साथ उसका क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक, हम बता दिए, ओवरव्यू बता दिए कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं। रेजिस्टिविटी सब और रेजिस्टिविटी समझने से पहले किसको कहते हैं, हम इन लोगों से ये बात जानते हैं कि इसको रो से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसको रो से डिनोट किया जाता है। कहाँ गया भाई, रो से डिनोट किया जाता है। ठीक, रो से डिनोट किया जाता है। यह बात हम आपको रेजिस्टेंस लॉ में भी बताया है, समझाया है। ठीक, तो होता क्या है, ये ध्यान से देखिए, पढ़िए। इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाई विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ स्ट्रांगली मटेरियल अपोजेस द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। यह क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि कितना मजबूती से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज कर रहे हैं। बात में आया, कहते हैं कि यह एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्ट्रांगली हम अपोज कर रहे हैं उसको फ्लो होने से। जो इलेक्ट्रिक चार्ज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कितना तेज मतलब स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं उसको फ्लो करने से। बात समझ में आई। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो साफ सिंपल वर्ड में डिफिनेशन लिखा गया है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ स्ट्रांगली मटेरियल अपोजेस द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ। इलेक्ट्रिक करंट को कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रांगली उसको अपोज करता है फ्लो होने से, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। बात समझ में आए। और एक फार्मूला उसका सबसे पहला फार्मूला देखेंगे, हम लोग डील करेंगे इस फार्मूला को। इलेक्ट्रिक रो को हम लोग डिफाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। यहाँ पे हम ई को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और जे को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहेंगे। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किए हैं, जे वाला इसी लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया ऑफ द गिवन मटेरियल, एल क्या है, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द गिवन मटेरियल। बात समझिए, यह एरिया है किसी मटेरियल का, यह लेंथ है और यह रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का। बात समझ आए। और एक बात समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि
रो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू ये क्या है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ये भी हम कवर कर चुके हैं इसी चैप्टर में पिछला लेक्चर में, ठीक। टाउ से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यही किसको कहते हैं, ये पूरा कहानी चिट्ठा किस्सा किसका है, तो यह है आपको रेजिस्टिविटी का। तो इस फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो रो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्री है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना गैप है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का मूवमेंट का क्या होता है, कोलैप्स होने का टाइम होता है वो होता है, तो टाउ पे भी डिपेंड करता है। तो इस बात से हम लोग ये समझ सकते हैं, ठीक। रेजिस्टिविटी मतलब इस फार्मूला से, रो के फार्मूला से हम लोग बहुत चीज़ समझ सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, कोई उसमें बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन दूसरा चीज़ हम लोग ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जरूर डिपेंड करेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन का है तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। ये रिलैक्सेशन टाइम कि दोनों के उसमें क्लोजिंग कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना क्लोज आपस में, क्योंकि जितना क्लोज रहेंगे उतना ही रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा, और जितना दूर रहेंगे उतना ही रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ में। तो और ये वाला फार्मूला तो हम लोग समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन करंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और ये तो समझ चुके हैं RA/L। बात समझिए, RA/L हम लोग समझ ही चुके हैं, एरिया अपॉन लेंथ इंटू रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस। तो ये रहा पूरा बात, आपको रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, और रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या चीज़ होता है, रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस सब के बारे में हम लोग ये देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह क्या होता है, इट इज़ ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई, रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक। ओम मीटर कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, इसका होता है SI यूनिट ओम मीटर। इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझे, सारा चीज़ हम लोग को डील करना है। इसका यह किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद यह क्या, इसका SI यूनिट क्या है, ओम मीटर, जो कि हम फुल फॉर्म में यहाँ लिख दिए है। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होता है, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है हम लोग को यहाँ देखेंगे, L⁻3 T⁻⁻3 I⁻⁻2, ये इसका डायमेंशन हो गया। बात समझ में, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो अब हम लोग इस टॉपिक को भी समाप्त करते हैं। सारा चीज़ हम इस पर जो हम बोले हैं, जो समझाए हैं, बोर्ड पे लिख के समझाते हैं, बोर्ड पे सब चीज़ A to Z लिख देते हैं कि आपको कभी भी रिवीजन करना हो, मान लीजिए आज पढ़ लिए, कल हो के, परसों के, एक सप्ताह बाद हो के, एग्जाम के पहले रिवीजन करना हो, तो आप इस नोट्स को आप ओवरथ्रो कीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं होगी, टाइम बचेगा, नोट्स जल्दी हो जाता कवर। वैसे अगर मन करेगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको फिर से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी खत्म हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 गो लीजिए, या आप इसको लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करे कर लीजिए, ठीक। आप इसको आराम से लिख लीजिए। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, और उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, और जल्दी से जल्दी करेंगे क्या कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले हम लोग ख़त्म करें और क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चालू करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें और एग्ज़ाम को फोड़ते रहें। तब तक के लिए बाय एवरीवन।